हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टारनोवा। स्टारनोवा में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ द हिंदू पेपर फॉर द डेट 12/2/2024। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स किटी पिक्स अप पेस अप 20.25% बाय February 10। क्या है फर्स्ट हमारे पास इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस रोज 20.25% YOY। YOY का मतलब क्या होता है? ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि इसी टाइम पीरियड पर लास्ट ईयर में जो कुछ भी डेटा था हमारे पास उससे कितना रोज हुआ है? ये 20.25%, शोइंग एन एक्सेलरेशन फ्रॉम 19.4% इंक्रीज नोटेड इन जनवरी। ठीक है, अगर लास्ट मंथ की हम बात करें तो उससे भी कितना ज्यादा हुआ है? अभी 19.4% में 4% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर बात करें हम पर्सनल वर्सेस कॉर्पोरेट टैक्स की, सो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शंस ग्रो बाय 26.91%, आउटपेसिंग द 13.6% राइज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इनफ्लोज फॉर द फिस्कल ईयर। देखो, अगर आपका पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ रहा है तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। अगर आपका पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा है तो या तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो वाकई में जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या है, ग्रो कर रही है, और या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल के ऊपर हैवी टैक्स लगाया गया है, यानी दे आर हैवली टैक्स्ड। ठीक है, अगर बात करें हम कारपोरेट इनकम टैक्स की, अगर ये कंपैरेटिवली यानी कि अगर पीआईटी से ये कम है तो इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो गवर्नमेंट है वो क्या ट्राई कर रही है, फर्स्ट वो क्या कर रही है कि जो टैक्स का बेस है ना, उसको कम कर दिया गवर्नमेंट ने। क्यों? ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, काफी इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आए। ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है आपका, कम हो गया है। ठीक है, ये दो रीजन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये दो रीजन हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए पीआईटी के लिए तो या तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोगों के पॉकेट में मनी जा रही है जिसकी वजह से क्या है, वो ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे टैक्स ज्यादा वसूला जा रहा है। अगर आपके कारपोरेट इनकम टैक्स की बात की जाए, अगर ये कंपैरेटिवली कम हुआ है तो इसका मतलब ये है या तो टैक्स बेस को क्या किया गया है, कम कर दिया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़े, है ना। जब सेविंग्स कंपनी के पास ज्यादा होगी तो री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आपका। ठीक है, और या तो फिर क्या हो गया है कि जो इन्वेस्टर्स थे हमारे उनका सेंटीमेंट इंडिया की तरफ क्या है, कम हो गया है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं। इनमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है। अगर हम बात करें रिवाइज टैक्स एस्टिमेट की, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू टारगेट फॉर द फिस्कल ईयर टू 19.5 लाख करोड़। ठीक है, पहले एस्टिमेट कितना था? 18.23 लाख करोड़ का। अभी उनका एस्टिमेट क्या है कि हम इतना तक केवल जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रिफंड्स की अगर बात किया जाए, सो रिफंड्स इशूड बिटवीन अप्रैल 1 2023 एंड February 10 2024 टोटल 2.7 लाख करोड़। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली अगर पीछे का डेटा आप देखोगे तो ये भी क्या है, कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ है। द ग्रोथ इन रिफंड्स रिफ्लेक्ट्स अ कमिटमेंट टू टाइमली प्रोसेसिंग। सीधी सी बात है कि जैसे आप क्लेम करते हो, रिफंड के लिए क्लेम करते हो गवर्नमेंट से, तो आपको टाइमली प्रोसेसिंग होके मिल जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, एक छोटा सा डेटा दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। एंड ऑफ 17th लोकसभा सेशन, द लास्ट सेशन ऑफ 17th लोकसभा कंक्लूडेड सेटिंग द स्टेज फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शन। रिटर्न ऑफ सस्पेंडेड मेंबर्स, जो पिछले सेशन में बहुत सारे मेंबर्स क्या किए गए थे, सस्पेंड कर दिए गए थे, उनको वापस बुला लिया गया है। After the unprecedented suspension of 146 members during the winter session, all were reinstated for the last session, with the 14 MPs केसेस बीइंग क्लियर्ड बाय द प्रिविलेज कमेटी। ये प्रिविलेज कमेटी क्या होती है इसको भी अभी हम देख लेंगे। ठीक है, 14 का अभी हम कह लें कि अभी क्या है, क्लियर होना बाकी है, बाकी सबके सब क्या है, वापिस आ चुके हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि इतने बड़े लेवल पर अगर मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया जा रहा है तो डेमोक्रेसी रन कैसे करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अपोजिशंस डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस। द लास्ट 5 years marked a decline in the opposition's bench strength in the राज्यसभा with the Congress significantly trailing behind the बीजेपी। देखो, पार्टी कोई भी हो, डेमोक्रेसी को स्मूथली रन करने के लिए रूलिंग पार्टी का होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा अपोजिशन का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर अपोजिशन आपको टाइमली जो आप मिस्टेक से कर रहे हैं करेक्ट नहीं करेगा, आपको गलत करने से नहीं रोकेगा, तो डेमोक्रेसी की धज्जियां वैसे ही उड़ जाएंगी। फिर
जो आपका स्टेट ऑफ रूलिंग है वो डेमोक्रेसी से चेंज होकर ऑथोरिटेरियन की तरफ चला जाएगा, ऑटोक्रेसी की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अफेक्टिंग द अपोजिशंस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। किसी बिल को पास होने के लिए देखो, रूलिंग पार्टी की अगर मेजोरिटी ज्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बिल्स ऐसे लाए जाएंगे जो मनमाने तरीके के होंगे और वो पास भी हो जाएंगे, है ना। इसीलिए अपोजिशन में जो नंबर्स है उनका होना जरूरी है। द कांग्रेस हैज ओनली 30 मेंबर्स इन द अपर हाउस, फार बिहाइंड 93 मेंबर्स फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। आप सोचिए कितना ज्यादा कम नंबर है ये। अगर ये किसी को अपोज करना चाहते हैं, हमारा जो अपोजिशन है अगर वो अपोज करना चाहता है किसी बिल को, हो सकता है कि कोई बिल जो करंट रूलिंग पार्टी है इसके द्वारा लाया जाए जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, जो डेमोक्रेसी के लिए सही ना हो, फिर भी वो पास हो जाएगा। रीजन क्या है? जो अपोजिशन है उनके नंबर्स बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अबाउट द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, देख लेते हैं जो कमिटी ऑफ प्रिविलेज है वो क्या है। दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इन द लोकसभा। अगर ये लोकसभा में फॉर्म की जाती है तो इसके मेंबर्स की संख्या कितनी है? 15। 10 इन केस ऑफ राज्यसभा। अगर राज्यसभा में फॉर्म की जाती है तो इसके मेंबर्स की संख्या कितनी है? 10। नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर इसको नॉमिनेट करता है और चेयरमैन करता है इन केस ऑफ राज्यसभा। इन द राज्यसभा द डेप्यूटी चेयरपर्सन हेड्स द कमिटी ऑफ द प्रिविलेज। राज्यसभा में जो आपके डिप्यूटी होते हैं, डेप्यूटी चेयरपर्सन वो क्या करता है? इसको हेड करता है। ठीक है। अगर बात करें हम पावर्स एंड फंक्शंस की, जो हमारी कमेटी ऑफ प्रिविलेज है उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं? सो द कमिटी एग्जामिन्स एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर मेंबर्स के द्वारा किसी भी प्रिविलेज को ब्रीच किया गया है तो दिस पर्टिकुलर कमिटी इज गोइंग टू एग्जामिन दैट ऑफ द हाउस और द मेंबर्स और एनी कमिटी देयर ऑफ रेफर टू इट। ठीक है। जैसा कि अगर लोकसभा में स्पीकर के द्वारा इसको रिफर किया जाए या राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा इसको रिफर किया जाए। इट इंक्वायर्स एंड मेक्स सुटेबल रिकमेंडेशन इन रिपोर्ट। यानी कि इसको जो रिकमेंडेशन है वो फाइनल नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनल होगा अगर बात करें राज्यसभा की तो चेयरमैन के द्वारा, और अगर बात करें हम लोकसभा की तो स्पीकर के द्वारा। When a question of privilege is referred to the committee by the house, the report of committee is presented to house by the chairman, है ना। या तो हाउस में चेयरमैन के द्वारा क्या किया जाए? प्रेजेंट किया जाएगा, और इन इज एब्सेंस एनी मेंबर ऑफ द कमिटी। ठीक है। जो कोई अगर मान के चलो जो चेयरमैन बनाया गया था कमेटी का, अगर वो नहीं है तो कोई भी मेंबर उसको क्या कर सकता है? प्रेजेंट कर सकता है। तो दोनों बातें हैं, चेयरमैन के द्वारा भी किया जा सकता है और उसके एब्सेंस में किसी भी मेंबर के द्वारा उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। Where a question of privilege is referred to the committee by the speaker, the report of committee is presented to the speaker who may pass final orders. यानी कि जब जो रिपोर्ट है जिसके लिए कमेटी गठित की गई थी, रिपोर्ट आने के बाद में स्पीकर का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा, वो डिसाइड करेगा, है ना। Who may pass final orders thereon or direct it to be laid on the table of the house. वो चाहे तो फाइनल ऑर्डर दे दे और चाहे तो फिर क्या करे? लोकसभा में इसको रखवा दिया जाए डिस्कशन के लिए। The speaker chairman may refer to the committee any petition regarding the disqualification of a member on the ground of defection. यानी कि प्रिविलेज कमेटी का एक काम तो हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा काम क्या है कि स्पीकर या चेयरमैन, है ना, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, में रिफर टू द कमिटी एनी पिटिशन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। अगर उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर जो एमपी है आपका वो क्या कर रहा है? डिफेक्शन के केस में है ना, वो डिफेक्ट कर रहा है किसी पार्टी को, तो क्या कर सकते हैं? इसको भी इंक्वायर करने के लिए इस कमेटी को दिया जा सकता है। फॉर मेकिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू हिम। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमिटी इन दीज केसेस। कौन से केसेस में? जो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की इंक्वायरी के लिए उनको बोला गया है। इट इज सो फार एज मे बी द सेम एज इन एप्लीकेबल टू क्वेश्चंस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यानी कि इसका जो करने का तरीका है, इसको जो इंक्वायरी करने का तरीका है, सेम है, कैसा है? जैसे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास अ प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट अ गल्फ। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स यूएई विजिट शेड्यूल। Prime Minister Modi is scheduled to visit UAE from February 13-14, 2024. This visit underscores the deepening bilateral relationship, marking his 7th visit since 2015 and the 3rd in the last 8 months. ठीक है। किसी भी जो हमारी पोस्ट होती है डेमोक्रेसी में, अगर उसके बड़े पोस्ट का आदमी दूसरे कंट्री में अगर इतनी बार जा रहा है तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप क्या है? बहुत स्ट्रांग है और उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है।
सो मोदी विल इनॉग्रेट अ टेम्पल इन अबू धाबी बिल्ट बाय पर्टिकुलर संस्थान, ठीक है। हाईलाइटिंग कल्चरल डिप्लोमेसी, ये किस चीज को दिखाता है, कल्चरल डिप्लोमेसी को शो करता है। दिस टेम्पल सिचुएटेड ऑन अ प्लॉट डोनेटेड बाय द यूएई प्रेसिडेंट। देखो, एक तो होता है किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, एक है कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। सो इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कल्चरल टाइज, यानी कि एक दूसरे का सम्मान भी यहाँ पर दिख रहा है और जो कल्चरल टाइज हैं उनकी भी जो डाइवर्सिटी है वो भी दिख रही है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस की, सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया यूएई पार्टनरशिप विद बायलैटरल ट्रेड रीचिंग $85 बिलियन इन 2022 एंड 3, ठीक है। टोटल टारगेट रखा गया है 2025 के लिए $100 बिलियन का, ठीक है। कितना रखा गया है, $100 बिलियन का टारगेट रखा गया है, 85 ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है। सो द यूएई रैंक्स एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये आज से नहीं, बहुत दिन से है। अगर आप पिछले 4-5 साल का भी इतिहास उठाकर देखोगे तो भी आपको यही मिलेगा कि जो यूएई है वो क्या है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर, हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हम बात करें फिनटेक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन की, तो द एक्सेप्टेंस ऑफ रुपे कार्ड इन द यूएई एंड द ऑपरेशनल रूपी दिरहम पेमेंट। देखो, जो वीजा होता है, वीजा कार्ड है ना, अगर मान के चलो वीजा है या रुपए है, तो जिस कंट्री का ये यूज किया जाता है उसको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलता है। आपने पीओएस का नाम सुना होगा, है ना, पॉइंट ऑफ सेल। जब भी आप कोई स्वाइप करते हो किसी मशीन में तो उसका एक फिक्स परसेंट, 1%, 1.5%, समथिंग लाइक दैट क्या होता है, जो पर्टिकुलर आपका कार्ड इशूअर है उसको मिलता है वो बेनिफिट, ठीक है। तो कई बार आप जब जाते हो शॉप पे तो शॉपकीपर क्या करता है, आपसे ही वो चार्ज कर लेता है, ठीक है। और अगर हम बात करें रूपी दिरहम की, देखो दो चीजें होती हैं, या तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है तो या तो आपकी बायलैटरल करेंसी होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आपके पास, एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है, दैट इज यूएसडी, यानी कि यूएस का डॉलर, ठीक है। तो यूएसडी अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो देखो ये तो हम प्रिडिक्ट करते नहीं है, है ना, तो इसके लिए हमें क्या है, अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, जो यूएसए है वो क्या करता है, आपने देखा होगा सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है किसी भी चीज को लेकर, है ना, मनमाने तरीके से सैंक्शंस लगाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व अगर देखा जाए, स्पेशली अगर मैं बात करूं अफ्रीका की और एशिया की, तो ये जो कंट्रीज हैं ये यूएस डॉलर की जो डिप्लोमेसी है ना, क्या कहते हैं इसे, डॉलर डिप्लोमेसी, इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी कोशिश क्या की जा रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके उसको हम बायलैटरल करेंसी में ही रखें, ठीक है। यानी कि हम जब यहाँ से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करें तो हम किस में एक्सेप्ट कर लें, दिरहम में कर लें। अगर कोई चीज हम इंपोर्ट करें तो अगर हमें पेमेंट करना है तो किस में हम कर दें, रूपी में कर दें, ठीक है। तो इससे जो इसका डोमिनेंस है यूएस डॉलर का, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर बात करें हम स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की, सो बोथ कंट्रीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स। एक एग्जांपल है हमारे पास I2U2। I2 में कौन कौन है, इंडिया एंड ईरान, है ना। U2 में कौन कौन है आपका, यूएई एंड यूएसए, ठीक है। शो केसिंग देयर अलाइंड इंटरेस्ट ऑन ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज। जाहिर सी बात है, अगर हम एक ऐसा फोरम बनाते हैं जहां पर केवल 4 कंट्रीज हैं तो साथ में कहीं ना कहीं हमारे एक कमिटमेंट दिखाता है कि इंटरनेशनल, अगर हम बात करें इंटरनेशनली बात करें तो वहां पर हमारा जो इनिशिएटिव है या हमारा जो एजेंडा है वो सेम है, ठीक है। इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स दैट चैलेंज राइवल इनिशिएटिव्स लाइक चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कोऑर्डिनेशन है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, कॉन्ज्यूरिंग अ कैथारसिस। देखो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो अपोजिशन है वो ब्लैक पेपर लेके आ रहा है ना, जो रूलिंग पार्टी है वो व्हाइट पेपर लेके आ रही है। तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी जब ये कुछ बनी हुई है, न्यूज में भी है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर होते क्या हैं। सो अ ब्लैक पेपर प्रेजेंट्स अ क्रिटिकल और डिसेंटिंग व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। ब्लैक पेपर क्या कर रहा है, क्रिटिकल एंड डिसेंटिंग व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करता है, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है ये, इशू और पॉलिसी। इट चैलेंजेस प्रिवेलिंग नैरेटिव्स, पॉलिसीज और व्यू पॉइंट, यानी कि जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा जो नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उसको क्या करता है, अपोज करता है या चैलेंज करता है। थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस एड्रेसिंग कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस। क्या करता है ये,
एविडेंस के बेस पर बात करता है, दूसरा क्या प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है किसी काम को करने का वो भी बताता है। अगर बात करें हम व्हाइट पेपर की, देखो सीधी सी बात है, व्हाइट पेपर इसके अपोजिट हो जाएगा। So white paper provides a comprehensive information analysis and proposal on a specific topic or issue। ठीक है, ये यहाँ पर क्रिटिकल था, यहाँ पर क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इट एम्स टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, प्रपोज सॉल्यूशंस और प्रेजेंट recommendations for action। It is often produced by the governments, organizations or experts to shape the पॉलिसी। ये तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर ऐसा कुछ चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज इट इज प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। ठीक है, अ व्हाइट पेपर सर्व्स एज अ क्रूशियल टूल फॉर इन्फॉर्मिंग पॉलिसी मेकर, स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक अबाउट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। ठीक है, यानी हर किसी को ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बताता है, इनिशिएटिव के बारे में बताता है, एंड देयर इंटेंडेड इम्पैक्ट, और उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है स्पेशली इस पर इकोनॉमी पर, उसके बारे में भी बताता है। इट ऑफर्स अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रिफॉर्म्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर वेरियस सेक्टर। ठीक है, डिटेल्ड असेसमेंट प्रोवाइड करता है किसके बारे में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में, इकोनॉमी हमारी कैसे रन कर रही है, अच्छी है, बेकार है। ठीक है, रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है, एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर वेरियस सेक्टर, और जो भी पॉलिसीज लाई जा रही हैं, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनका जो हमारे इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स हैं उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है। बात करें अगर हम अगले न्यूज की, हाउ वुमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स। Passage of a Women's Reservation Bill. The Women's Reservation Bill passed in Parliament aimed to increase women's representation by reserving seats in Parliament and state assemblies। ठीक है, बिल पास हो चुका है। देखते हैं क्या है कुछ इसके बारे में ड्रॉबैक देख लेते हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रिसेंटली राजस्थान असेंबली इलेक्शन हुआ था। ठीक है, वहां पर विमेन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था, चाहे वो आपकी बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो। इनके द्वारा वहां पर यानी विमेन के द्वारा जो भी अचीवमेंट रहा है, कितना सक्सेस रेशियो रहा है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो द परफॉर्मेंस ऑफ women candidates in Rajasthan Assembly elections highlighted the challenges in enhancing women's political participation without reservation। रिजर्वेशन के बिना उनको अगर पार्टिसिपेट करवाना है तो काफी चैलेंजिंग है। बोथ मेजर पार्टीज बीजेपी एंड कांग्रेस सॉ लो सक्सेस रेट्स फॉर देयर विमेन कैंडिडेट्स, है ना। यानी कि अगर कंपेयर किया जाए जो विमेन कैंडिडेट हैं या मेन कैंडिडेट हैं तो मेन का सक्सेस रेट ज्यादा है, विमेन का अभी भी कम है। ठीक है, द बीजेपी फील्डेड 20 विमेन विद 9 विनिंग। बीजेपी ने 20 विमेन कैंडिडेट को टिकट दिए थे जिसमें से 9 विनिंग्स हैं, है ना। तो सक्सेस रेट कितना है 45%। कांग्रेस ने कितना किया था 28। इनकी भी सीटें कितनी विनिंग हुई हैं, कितनी जीती गई हैं, एमएलए वाली सीट 9। इनका जो सक्सेस रेट कितना है 32%। दिस वाज लोअर कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस फॉर मेल कैंडिडेट्स सजेस्ट अंडरलाइंग सोसाइटल बायसेस अफेक्टिंग विमेन्स विनेबिलिटी, है ना। अभी भी अगर देखा जाए सोसाइटी का नेचर कैसा है, ऑर्थोडॉक्स या मेल डोमिनेटिंग है। ठीक है, ये इसी से पता चल रहा है कि जब यहाँ पर 20 विमेन को सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, केवल 45 यानी कि अगर देखा जाए 9 विनिंग, है ना, केवल 9 सीटें जीत के आ रही हैं। 28 में से भी केवल 9 सीटें ही आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 48 में से कितनी आई आपकी, केवल 18 सीटें आ रही, 18 सीट्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी अभी भी ऐसा दिख रहा है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी जो माइंडसेट है वो कैसा है, अभी भी मेल डोमिनेटिंग है। सो लैक ऑफ कॉन्टेजियन इफेक्ट क्या है समझते हैं। डिस्पाइट होप्स दैट प्रोवाइडिंग मोर टिकट्स टू वुमेन वुड लीड टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स, एविडेंस फ्रॉम राजस्थान एंड अदर स्टेट्स लाइक द वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश suggests this strategy has not been effective in the first past the post electoral system। यानी कि ये स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी, विमेन को टिकट देना अभी उतना सक्सेस रेट लेकर नहीं आ रही है। Challenges for political parties: the reluctance to nominate women candidates stems from perceived lower winnability, especially in tight races। जैसे डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है, अगर पार्टीज की हम बात करें उनके बीच में बहुत टाइट रेस होता है ना, हर कोई जीतना चाहता है। ऐसे में जहां पर अगर विमेन कैंडिडेट को फील्ड किया जाता है और उनके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं तो बेसिकली पर्टिकुलर पार्टी इज गोइंग टू लूज दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ना। तो अगर वो लूज कर रही है तो जाहिर सी बात है कोशिश करेगी कि हम विमेन को ना दे के मेन को दे। अल्टीमेट पार्टी तो यही चाहेगी सीट जीतनी चाहिए। ठीक है, हाईलाइटिंग द सिस्टम्स बैरियर्स टू इंक्रीजिंग विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक बैरियर अभी भी क्या है, मौजूद है।
While the Women's Reservation Bill represents a legislative effort to address this issue, practical challenges and societal biases continue to limit its effectiveness. है ना, जाहिर सी बात है। रिजर्वेशन बिल के तहत क्या किया जा रहा है, एक लेजिस्लेटिव एफर्ट तो है कि चलो भाई ठीक है, एक पर्टिकुलर 33% अगर हम दे देते हैं तो कम से कम 33% कैंडिडेट वीमेन ही होंगी। लेकिन इनका क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है या फिर सोसाइटल बायसेस है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस बढ़ाना होगा। और जितनी ज्यादा भागीदारी होगी सोसाइटी यूज टू हो जाती है ना। कोई भी लेजिस्लेशन पहले आता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन वन बाय वन धीरे धीरे क्या होता है, लोग यूज टू हो जाते हैं उसके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। 2023 saw the most prisoners on death row in nearly 2 decades. Low confirmation rate of death sentences. 2023, the high courts confirmed the death sentences of only 1% of prisoners, marking the lowest rate since 2000. ठीक है, तो अगर देखा जाए जो 2023 हमारा बीता है उसमें जितने भी कंफर्म्ड डेथ सेंटेंसेस हुए हैं वो क्या है, केवल 1% है। कुल अगर हम टोटल प्रिजनर्स की बात करें तो ओनली 1% है। ठीक है, मार्किंग द लोवेस्ट रेट सिंस 2000 से लेकर अभी तक का सबसे लोवेस्ट रेट है ये। विद अ सिंगल कंफर्मेशन इन कर्नाटका में ही केवल एक सिंगल कंफर्मेशन है। हाई रेट ऑफ कम्यूटेशन एंड एक्विटल। द रिपोर्ट बाय प्रोजेक्ट 39A, है ना, ये जो रिपोर्ट है जिसका ही समरी यहाँ पर दिया गया है। एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली नोटेड दैट 45% ऑफ डेथ सेंटेंसेस वर कम्यूटेड, है ना, 45% को क्या कम्यूट कर दिया गया। अनदर 45% ऑफ प्रिजनर्स वर अक्यूटेड, उनको अक्यूट कर दिया गया। एंड 6% वर रिमांडेड टू ट्रायल कोर्ट्स। ठीक है, रिमांडेड टू ट्रायल कोर्ट्स क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो इंक्वायरी हुई है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है, इनको एक फेयर चांस फिर से मिलना चाहिए। डिक्लाइन इन हाई कोर्ट डिस्पोजल रेट। The rate of disposal of death penalty cases by the high courts decreased by about 15% in 2023, with 57 cases disposed of compared to 68 in 2022. ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए डिस्पोजल रेट का तो ये भी क्या हुआ है, कम हुआ है। Increase in death row prisoners. By the end of 2023, there were 561 prisoners on death row, the highest in nearly 2 decades. ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो डेथ रो पर कितने हैं अभी, है ना, 561 प्रिजनर्स हैं, हाईएस्ट इन नियरली 2 डिकेड्स। पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट डेटा अभी तक का। एंड मोर देन 40% इंक्रीज कंपेयर टू 2016। तो 2016 से अगर कंपेयर करें तो कितना इंक्रीज हुआ है, 40%। ठीक है, बात करें अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इंस्टांस की, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या सोचता है। द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कन्फर्म एनी डेथ, है ना, ध्यान रखना, डिड नॉट कन्फर्म एनी डेथ सेंटेंसेस इन 2023। पूरा साल बीत गया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी फांसी की अनुमति नहीं दी, ना ही किसी को फांसी पर चढ़ने के लिए आदेश जारी किए हैं। कॉन्सिस्टेंट विद इट्स स्टांस इन 2021 में भी नहीं दिया गया था। रिफ्लेक्टिंग अ काउशियस अप्रोच टुवर्ड्स कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट की तरफ क्या है, काउशियस अप्रोच। देखो, कैपिटल पनिशमेंट का सीधा सा मतलब है द पर्टिकुलर क्रिमिनल और पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज लाइफ, है ना। तो उसको जो एक प्रिजन का जो उद्देश्य होता है, किसी को जेल में डालने का उद्देश्य क्या होता है, रिफॉर्म। तो अगर चांसेस है रिफॉर्म करने के तो कैपिटल पनिशमेंट क्यों दिया जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है। ट्रेंड इन क्राइम्स लीडिंग टू डेथ पेनल्टी। Over 50% of death sentences imposed by the trial courts in 2023 were for crimes involving homicidal rapes. ठीक है, 50% से ज्यादा जो डेथ पेनाल्टी के सेंटेंस सुनाए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा रीजन क्या रहा है, होमोसाइडल रेप्स सबसे ज्यादा रीजन रहा है। हाईलाइटिंग द जुडिशियल फोकस ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, ये अपने आप में बताता है कि जुडिशरी सेक्सुअल ऑफेंस को लेके कितनी ज्यादा अवेयर है, कितनी ज्यादा सजग है। चेंजेस इन क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें, सो न्यू लेजिस्लेशन पास्ड इन अगस्त 2023 व्हिच रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट इन December विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ फ्रॉम 12 to 18। ठीक है, बात समझना, कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, जो डेथ सेंटेंस का नंबर है, जो न्यू लेजिस्लेशन आ रहा है, ये क्या करेगा, अब जो डेथ पेनाल्टी के सेंटेंसेस है, देखो भाई अगर कानून बना दिया गया, लेट्स से कि अगर मान के चलो ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो बोलेगा उसको फांसी दे दी जाएगी, है ना, तो नंबर ऑफ जो आपके केसेस हैं वो तो डायरेक्टली बढ़ जाएंगे तुरंत, है ना। तो वैसे ही अगर कोई कानून लेके आया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, तो उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ जो पनिशेबल डेथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अंडरलाइनिंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज पीनल कोड।
इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन डेथ पेनाल्टी, अगर हम बात करें इंटरनेशनली कैसा चलता है, सो द रिपोर्ट contrasts India's stance with international trends, noting Ghana's move to abolish the death penalty for ordinary crimes. घाना का एक मूव आया हुआ है, तो उसमें क्या कर रहे हैं वो कि डेथ पेनाल्टी अगर ऑर्डिनरी क्राइम है, सामान्य सा कोई क्राइम है, तो उसके लिए डेथ पेनाल्टी हटा दी जा रही है। एंड डिस्कसिंग द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट विद द रेफरेंस टू चाइनाज एग्जीक्यूशन रेट्स, वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चाइना का जो एग्जीक्यूशन रेट है वो बहुत हाई है। ठीक है, डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द चार्ट शोज नंबर ऑफ डेथ पेनाल्टी केसेस कंफर्म्ड ईच ईयर बाय द सुप्रीम कोर्ट। 2016 में अगर देखा जाए है ना, 17 के आसपास अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितने हैं, 7। अगर हम बात करें हाईएस्ट, अगर लास्ट हम पिछले 6-7 सालों की बात करें तो हाईएस्ट कब रहा है आपका, ये है 2020 में। ठीक है, और अभी क्या है 2023 में कितना है, बिल्कुल 0 है। 2021 में कितना था, 0 था। 16 में कितना था, 0 था। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी भी सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या है, जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको बहुत कॉशियसली यूज किया जाए। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम केस में होना चाहिए। अगर बात करें हम वर्ल्ड वाइड चार्ट की, तो द चार्ट शोज टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सिक्यूशंस ऑफ प्रिजनर्स ऑन डेथ रो इन 2022। सबसे ज्यादा किसका है, चाइना का, उसके बाद ईरान, उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट, है ना। तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया का कहीं भी नाम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो वो है हमारे पास बिहार पार्टीज ट्राई टू कीप फ्लॉक टुगेदर ऑन द ईव ऑफ फ्लो टेस्ट। देखो क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में ये सब उठापटक लगी रहती है, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। एक वर्ड यूज हुआ है, पूरे अगर पूरा आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या है, फ्लो टेस्ट, है ना। तो इस फ्लो टेस्ट के बारे में हम समझ लेते हैं, फ्लो टेस्ट होता क्या है। सो अ फ्लो टेस्ट इज अ मेजर टू चेक वेदर द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। रीजन क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, और जो लेजिस्लेचर आपका है वो डायरेक्टली इलेक्ट हुआ है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा या पीपल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर उनका ही कॉन्फिडेंस आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, अगर वही लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। While the Constitution does not mandate a political party to an absolute majority, है ना, टू हैव एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात नहीं करता है, ठीक है, कहीं मैंडेट नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि कितनी मेजॉरिटी में कितने आपके पास होने चाहिए जिससे आप रूल कर सको, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती है। ठीक है, फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स ऑफ फॉर्मिंग द एग्जीक्यूटिव मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर विच रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पब्लिक, है ना। अगर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है लेजिस्लेचर का, इसका मतलब क्या है कि मोर देन 2/3 अगर उसमें से सपोर्ट नहीं करते हैं जो एग्जीक्यूटिव है हमारा उसको, करंट गवर्नमेंट को, तो उन्हें क्या है, रिजाइन दे देना पड़ेगा। सो इन केसेस वेयर दिस मेजॉरिटी इज क्वेश्चन, द लीडर ऑफ द हाउस नीड्स टू प्रूव द मेजॉरिटी बाय अंडरगोइंग अ ट्रस्ट वोट। ठीक है, एक ट्रस्ट वोट के तहत उनको क्या कहते हैं, फ्लो टेस्ट या ट्रस्ट वोट, बात एक ही है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो टेस्ट। ठीक है, और ये जो मेजॉरिटी ये कैसे प्रूव करना है आपको, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर पेस्ट हो गया था, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने एमएलए वहां पर उस टाइम पर प्रेजेंट हैं एंड दे आर विलिंग टू वोट। जो विलिंग टू वोट नहीं है ना, जो वोट नहीं करना चाहते उनकी बात नहीं की जा रही यहाँ पर। तो ये भी ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की बात नहीं है यहाँ पर, ये किसकी मेजॉरिटी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की। इफ द लीडर फेल्स टू डू सो ही और शी इज बाउंड टू रिजाइन। अगर वो मेजॉरिटी अपना प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रिजाइन करना ही पड़ेगा फ्रॉम द पोजीशन, देयर बाय लीडिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ द इंटायर हाउस। और जाहिर सी बात है कि जो इंटायर हाउस है, जब वो अपना कॉन्फिडेंस ही शो नहीं कर पाएंगे तो इंटायर हाउस क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। The trust vote for the floor test can be initiated both at the central and as well as state levels। यानी कि अगर कहा जाए तो लोकसभा में भी आ सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी ट्रस्ट वोट लाया जा सकता है। नेक्स्ट एक हमारे पास है, जैसे हमने वहां पर फ्लो टेस्ट देखा वैसे ही होता है कंपोजिट फ्लो टेस्ट। ये क्या होता है देख लेते हैं। कंपोजिट फ्लो टेस्ट इज कंडक्टेड ओनली व्हेन द मोर देन वन पर्सन स्टेक्स क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर दो लोग ऐसे हैं जो एक दो या दो से एक या एक से अधिक, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जब वो कहते हैं कि मेजॉरिटी हमारी ज्यादा है, हम गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, सरकार हम बनाएंगे, तब इसे क्या कहते हैं हम, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा जो टेस्ट कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फ्लो टेस्ट। When the majority is not clear, the governor might call for a special session to see who has the majority।
द मेजोरिटी इज काउंटेड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पर भी देखा था जो मेजोरिटी थी वो किसके बेस पर थी, प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेस पे। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स की बात नहीं चल रही है, ध्यान रखिएगा, ना ही टोटल मेंबर ऑफ द हाउस की बात चल रही है। दिस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू अ वॉइस वोट where the member can respond orally or through division voting. Some legislators may be absent or choose not to vote. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की गई है। जो नहीं आना चाहते हैं मत आए, जो वोट नहीं करना चाहते हैं मत करें, उसे कोई मतलब नहीं है। बात करें हम अगले न्यूज की, एवरेज एनुअल सिटिंग डेज इन द लोकसभा डाउन टू 55। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले कंपेरिजन है, द फर्स्ट लोकसभा अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एवरेज 135 सिटिंग डेज एनुअली। ठीक है, पहली लोकसभा अगर देखा जाए तो एवरेज सिटिंग कितनी थी, 135 सिटिंग्स थी। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू 17 लोकसभा विच एवरेज ओनली 55 डेज। जो अभी करंट लोकसभा हमारी समाप्त होने वाली है, इसमें देखा जाए अगर कितना लोकसभा का जो सेशन बेसिकली समाप्त होने वाला है तो कितना है, ओनली 55 डेज। टोटल सिटिंग इन द 17th लोकसभा की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, ठीक है, जिसकी ये रिपोर्ट है, द 17th लोकसभा हेल्ड 274 सिटिंग्स फ्रॉम जून 2019 टू फरवरी 2024। ठीक है, बात करें अगर हम इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक की, सो व्हाइल द पैंडेमिक पार्शियली एक्सप्लेन्स द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सिटिंग्स, 11 आउट ऑफ 15 सेशंस वर एडजर्न्ड अर्ली, लीडिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ 40 शेड्यूल्ड सिटिंग्स। ठीक है, तो पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, काफी सारी सिटिंग्स कैंसिल हो गई थी। Lowest annual sitting days in 2020, Parliament set for lowest number of days, totaling 33, reflecting the impact of the pandemic and other disruptions. इसी में अगला पॉइंट है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इन द 17th लोकसभा, है ना। द 17th लोकसभा वाज नोटेबल फॉर फंक्शनिंग विदाउट अ डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर के बिना ही 17th लोकसभा क्या है, चली है। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इन आर्टिकल 93, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आर्टिकल 93 में मैंडेट होने के बावजूद डेप्यूटी स्पीकर के बिना ही 17th लोकसभा चली है, फॉर द इलेक्शन ऑफ बोथ स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। Rapid passing of the bills. The study highlighted that 58% of the bills were passed within 2 weeks of their introduction. देखो, जब कोई भी बिल आता है तो जाहिर सी बात है उस पर एक थारो डिस्कशन होना चाहिए, कमेटी बनाई जानी चाहिए, है ना, ताकि उस पर दोबारा से डिस्कशन हो सके। अपोजिशन का स्ट्रांग होना भी जरूरी है ताकि अच्छे से डिस्कशन हो सके। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में पास होकर उसे प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए असेंट के लिए। लेकिन अगर इतना फास्ट रेट पर अगर बिल्स पास किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है इसमें। तो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वही खत्म हो जाता है। आपने जिनको चुनकर भेजा है अगर वो वहां पर ऑटोक्रेसी वाला काम करेंगे, डिक्टेटर वाला काम करेंगे, तो क्या ही मतलब रह जाएगा। तो बिल्स पर डिस्कशन बहुत ही अनिवार्य होता है, यह ध्यान रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा, मनमाने तरीके से लेजिस्लेशन लाए जाएंगे और फिर क्या इम्पोज कर दिया जाएगा पब्लिक के ऊपर। तो डेमोक्रेसी के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए डिस्कशन इज मस्ट। With significant legislations like the JNK Reorganization Bill 2019 and the Women's Reservation Bill 2023 passed in just 2 days. इमेजिन करो आप, इतने ही इंपॉर्टेंट बिल्स अगर कोई भी आते हैं और केवल 2 दिन में पास कर दिए जाते हैं तो क्या पॉसिबल है केवल 2 दिन में सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे एमपी जो आपके बैठे हुए हैं वहां पर, अगर वो 2 दिन के अंदर ही पढ़ के सारा सब कुछ निचोड़ निकाल के, कंक्लूजन निकाल के तो नहीं बता सकते। रेक्टिफिकेशन के लिए ही बोलेंगे वो। ठीक है, वो रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है कि अपोजिशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिमिटेड डिबेट ऑन बिल्स, अराउंड 35% ऑफ बिल्स वर पास्ड विद द लेस देन 1 hour ऑफ डिस्कशन इन द लोकसभा। आप इमेजिन करो, एक जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम तो न्यूज से क्या करते हैं, एक्सेप्ट निकाल लेते हैं, न्यूज में काम की चीजें मिल जाती है, वहीं से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर रियल में एक कोई नोटिफिकेशन भी आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसको कभी आप डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू करो, तो वो कम से कम 17, 20, 30, 50 ऐसे पेजेस में होते हैं, है ना। एक नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, आप इमेजिन करो जो बिल होता है उसमें कितने सारे पेजेस होते होंगे, है ना, और कितने सारे क्लॉज एंड सब क्लॉजेस होते होंगे। उसके बावजूद अगर 1 घंटे में कोई बिल पास कर दिया जाता है, सो डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इंडिकेटिंग अ ट्रेंड टुवर्ड्स हरीड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। कैसा ट्रेंड है ये, हरीड लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। स्टैंडिंग कमेटी रेफरेंस, ओनली 16% ऑफ द बिल्स वर रेफर टू स्टैंडिंग कमेटीज फॉर स्क्रूटनी।
ठीक है, केवल 16% बिल ऐसे थे जो स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया था कि आप इसको स्क्रूटनाइज करके जो भी आपको लगता है रेटिफिकेशन वगैरह आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब डिक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस लोकसभा सजेस्टिंग लिमिटेड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, यानी कि पार्लियामेंट में पास होने वाले बिल भी स्टैंडिंग कमेटीज को 100% नहीं, 100% आप नहीं दे सकते हो, बट मोर देन 50% तो देना ही चाहिए कम से कम, है ना। बात करें अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल्स की एंड देयर रेजोल्यूशंस की, सो 17th लोकसभा सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स विद ओनली 2 बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल्स कितने लाए गए थे? 729। डिस्कस कितने किए गए? केवल 2। रेशियो आप देख सकते हैं। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस लोकसभा। अगर हम पहले की लोकसभाओं की बात करें जो पहले से सिटिंग्स हुई हैं 16, बट द डिस्कशन रेट रिमेन्स लो, लेकिन जो उस पर डिस्कशन हो रहा है उसका रेट काफी लो है। अगर बात करें हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीएम बिल्स की, तो सिंस 1970 नो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बीन पास्ड इन बोथ हाउसेस। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स अगर मान के चलो कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर वहां पर एमपी बनकर बैठा है, वो अगर कोई बिल लाना चाहता है तो उनका बिल कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, डिस्कशन ही नहीं हो रहे। 1970 से कोई पास ही नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, अंडरस्कोरिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द नॉन गवर्नमेंटल लेजिस्लेशन इन गेनिंग ट्रैक्शन, यानी कि जितने भी चीजें हो रही हैं, जितने भी बिल्स पास हो रहे हैं, केवल गवर्नमेंटल लेजिस्लेशन हो रहा है, नॉन गवर्नमेंटल लेजिस्लेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करें हम अगले न्यूज की, सो ओवर 3 लाख आशाज अप्लाई फॉर सेंट्रल से हेल्थ कवर। अभी जो बजट में प्रोविजन किया गया था, है ना, रिसेंटली बजट पास हुआ था, इंटरिम बजट आया था, उसमें प्रोविजन किया गया है कि आयुष्मान भारत में जो आशा है ना, और साथ में जो वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, उन सबको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। उसी के बारे में डेटा आया हुआ है, देख लेते हैं। The central government decided to include accredited social health activists, ASHAs, and आंगनवाड़ी workers and helpers in the आयुष्मान भारत पब्लिक हेल्थ, है ना। कौन कौन है? आशा भी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हैं, और जो हेल्पर्स हैं वो भी उसी में शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इंश्योरेंस स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ कवरेज। हेल्थ कवरेज की अगर बात करें हम, सो अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एलिजिबल इंडिविजुअल्स विल रिसीव हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख पर एनम, है ना। पर ईयर कितना मिलेगा उनको? 5 लाख रुपीज मिलेंगे। रुपीज नहीं मिलेंगे, उतने का ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, एज अनाउंस इन द इंटरिम यूनियन बजट 24-25। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर बात किया जाए, सो हेल्थ मिनिस्ट्री रिसीव्ड आधार डिटेल्स फॉर 23 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स। देखिए, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रिमेंडस इंक्रीज जो है इसमें जो सपोर्ट दिया गया है, चाहे वो आशा को दिया गया हो, आंगनवाड़ी वर्कर को दिया गया हो, या हेल्पर को दिया गया हो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, बात करें रोल ऑफ आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स की, सो आशाज एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स प्ले क्रूशल रोल इन कम्युनिटी हेल्थ इंक्लूडिंग मोबिलाइजिंग, प्रोवाइडिंग केयर एंड हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19। कोविड-19 के टाइम पे आपने अपने गाँव में देखा होगा, अपने ब्लॉक्स में देखे होंगे, ये लोग बहुत एक्टिव थे, और जो मेडिसिन वगैरह आपको जिसके यहाँ कोविड हो जाता था, जो घर पर ही स्टे कर रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, ये लोग मेडिसिन भी पहुंचाते थे, राशन भी पहुंचाते थे। ठीक है, तो इनका अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, वैक्सीनेशन को लेके आप चल रहे हो, या अगर मान के चलो नटल केयर की बात कर ले, हम प्रेगनेंसी की बात कर ले, तो इनका अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखा जाए सोसाइटी के उस तबके को जो काफी वंचित रहा है, डिप्राइव्ड रहा है, उसको अवेयर करने के लिए, उसको हेल्थ जो स्कीम्स मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, है ना। तो सोसाइटी के डिप्राइव्ड सेक्शन को गवर्नमेंट से जोड़ने में इनकी अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी भूमिका है, इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बात करें अगर वर्कफोर्स स्टैटिस्टिक्स की, सो एज ऑफ December 31, 2023 इंडिया हैड ओवर 13 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स, ओवर 10 लाख आंगनवाड़ी हेल्पर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 9.83 लाख आशाज, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे लोग एक साथ मिलके अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बात करें आयुष्मान भारत स्कीम कवरेज की, सो करंटली द आयुष्मान भारत स्कीम कवर्स 55 करोड़ इंडिविजुअल्स अक्रॉस 12 करोड़ फैमिलीज विद सम स्टेट यूटीज एक्सपेंडिंग द बेनिफिशियरी बेस फर्दर, है ना। तो बेसिक जैसे क्या है कि 5 लाख का बेनिफिट तो मिल ही रहा है मेडिसिन के लिए, दवा कराने के लिए, लेकिन कुछ स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जो इसके बियॉन्ड जाके, इससे भी ज्यादा जाके बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
बात करें हम स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट की, सो टिल दिसंबर 2023 अराउंड 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स वर क्रिएटेड। ठीक है, कितने कार्ड बने हुए हैं? 28.45 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स बनाए जा चुके हैं एंड 6.11 करोड़ हॉस्पिटल्स एडमिशंस वर्थ रुपीज, है ना, 78188 करोड़ वर ऑथराइज्ड इंक्लूडिंग 1.7 करोड़ एडमिशंस इन 23 वर्थ ओवर 25,000 करोड़। तो एक डेटा है बेसिकली, अब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कुछ इसमें से याद रह जाता है, जैसे अगर मान के चलो ये कार्ड का भी अगर आपको याद रह गया, तो कहीं ना कहीं आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट की अगर बात की जाए, सो अ टोटल ऑफ 26,901 हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग 11,813 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव बीन इम्पैनल्ड अंडर ABPMJAY। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर हॉस्पिटल, देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आयुष्मान के तहत आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इससे अटैच्ड हैं, स्कीम के तहत बेनिफिट ले रहे हैं, वहां पर भी आप करवा सकते हैं। तो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें अगर हम जेंडर इक्विटी इन द हेल्थ केयर एक्सेस, द स्कीम प्रमोट्स जेंडर इक्विटी। कैसे जेंडर इक्विटी को प्रमोट करती है? डेटा है हमारे पास, वो सपोर्ट करता है। कैसे? विद विमेन अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 49% ऑफ आयुष्मान कार्ड्स क्रिएटेड। ठीक है, जितने भी कार्ड क्रिएट किए गए हैं विमेन का, उसमें अगर देखा जाए तो कितना है? 49% का शेयर है। ठीक है, 48% ऑफ टोटल ऑथराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जेंडर इक्विटी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ही सही, बट इट इज प्रमोटिंग द जेंडर इक्विटी। बात करें हम अगले न्यूज की, सो द पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेवल्स। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें हमारे पास। ग्लोबल वार्मिंग रिकॉर्ड्स इन 2023, द ईयर विटनेस्ड न्यूमरस क्लाइमेट रिकॉर्ड्स बीइंग shattered alongside severe climate disasters like wildfires, cyclones, droughts and floods। ठीक है, 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड डिस्कशन। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या है कि एक बिलीव है कि अगर हम जो प्री इंडस्ट्रियल इरा रहा है हमारा, अगर उसके लेवल पर देखा जाए तो वो कितना था, हम मानते हैं कि ग्लोबल जो क्लाइमेट था वो कितना वार्म था, ग्लोबल टेम्परेचर कितना था, बेसिकली 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रीच दैट पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, ये जो आर्टिकल है आपका, ये बता रहा है कि अगर हम इस डेटा पे फोकस ना करें कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, राधा हमें किस पे फोकस करना चाहिए? जो पैटर्न है ना, द पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मोर इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि पैटर्न को खोजो, है ना, राधा देन इट्स लेवल्स, ना कि लेवल पे जाओ। ठीक है, हम अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले के लेवल पे चलाएं सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, आप कोशिश क्या करो कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, पहले कैसे था, अभी पैटर्न क्या है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, so the public and scientific discourse frequently revolve around whether the earth surpassed the 1.5 degree warming threshold, a benchmark enshrined in the Paris Agreement। ठीक है, ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक बेंचमार्क रखा गया था, किसमें रखा गया था? पेरिस एग्रीमेंट में रखा गया था, बट नॉट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक थ्रेशोल्ड। जो राइटर उनका क्या मानना है कि ये साइंटिफिक थ्रेशोल्ड पर नहीं रखा गया था। ठीक है, नेचर स्टडी ऑन वार्मिंग एस्टिमेट, a study published in Nature by the Australian and US scientists suggests that Earth has warmed by more than 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। यानी कहने का मतलब क्या है कि अर्थ ऑलरेडी वार्म कर चुकी है बेस्ड ऑन पैलियोथर्मोमेट्री। दिस मेथड यूजेस केमिकल एविडेंस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर टू एस्टिमेट पास्ट टेम्परेचर। बेसिकली इसमें क्या, जो पैलियोथर्मोमेट्री है, इसमें क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, चाहे आपके एल्गी हो या प्लांट्स हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम में पिछले मान के चलो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले, उस पर्टिकुलर जो प्लांट है या अलगी है उसका टेम्परेचर उस टाइम पर क्या रहा होगा, ये मेजर करने की कोशिश करता है और देखता है कि आज का उसका जो टेम्परेचर है क्या है। ठीक है, बात करें लिमिटेशंस ऑफ पैलियोप्रॉक्सिस की, जो मेथड ऑस्ट्रेलियन और यूएस साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो व्हाइल पैलियोप्रॉक्सिस ऑफर इंसाइट्स इनटू पास्ट टेम्परेचर एनोमलीज, दे प्रोवाइड इनडायरेक्ट एविडेंस एंड आर हाईली लोकलाइज्ड। पहली बात तो क्या कि वो क्या करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो इनडायरेक्ट एविडेंस है, और दूसरा क्या है, लोकलाइज्ड बहुत ज्यादा है। लोकलाइज्ड कैसे? अगर मान के चलो हम कोरल रीफ की बात करें, ठीक है, अगर केवल आपने ऑस्ट्रेलियंस पर ही लिया है, ऑस्ट्रेलिया के बीच पर ही लिया है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको केवल उसी का टेम्परेचर पता चलेगा। अब वहां पर टेम्परेचर बढ़ने के कई सारे कॉज हो सकते हैं। अब ऐसे अगर हम बात करें एलिनो की,
ठीक है। तो एल नीनो जहां से पास होती है वहां टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो डेटा है वो सफिशियंट नहीं है, जो मेथड है वो अपने आप में परफेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर मेकिंग इनफाइनाइट डेफिनिट क्लेम्स अबाउट द ग्लोबल टेम्परेचर डिविएशंस। ठीक है, जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में एक डेफिनिट क्लेम नहीं किया जा सकता है। सच एज कोरल्स, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलैग्माइट्स टू अप्रोक्सीमेट द टेम्परेचर एट सम पॉइंट इन द पास्ट, है ना। वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर प्लांट या कोरल का टेम्परेचर क्या रहा होगा उसको आज से कंपेयर करते हैं। नाउ हमारे पास है क्वेश्चनिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस सिग्निफिकेंस। द एम्फेसिस ऑन क्रॉसिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड डज नॉट फुली अकाउंट फॉर व्हाई सच वार्मिंग ऑकर्ड। देखो केवल ये देखना कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम ज्यादा हो गए हैं, ये अपने आप में ये थोड़ी बताता है कि क्यों हुआ है। भाई शरीर का टेम्परेचर बढ़ा है, बुखार आया है, लेकिन कॉज क्या है, हमें कॉज पर भी तो काम करना है। यू आर सिंपली टेलिंग दैट द पर्टिकुलर टेम्परेचर हैज बीन रेज्ड, है ना। जो थ्रेशोल्ड है उसको ब्रेक किया जा चुका है, क्यों किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हाउ इट कैन एक्सप्लेन स्पेसिफिक क्लाइमेट डिजास्टर्स, हाईलाइटिंग अ नीड टू फोकस ऑन वार्मिंग पैटर्न्स रादर देन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड पर काम करने के बजाय अगर हम पैटर्न पर उसके काम करें। एल नीनो एंड वार्मिंग पैटर्न्स। The El Nino phenomena, which causes temporarily global warming effect, illustrates the importance of understanding warming patterns and their daily connections for managing climate disasters. ठीक है, एल नीनो भी क्या कर रहा है आपका, कहीं ना कहीं जिस एरिया से गुजरता है, जहां पर भी आता है, जैसे पेरू के तट से आता है आपका, है ना, हमारे अगर देखा जाए इंडियन मानसून तक को अफेक्ट कर देता है ये। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे पैटर्न को, जो फिनोमिनाज हैं ऐसे, उनको हम स्टडी करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, टेम्परेचर अर्थ का क्यों बढ़ रहा है, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रूमेशन, विंटर इज कमिंग फॉर रेप्टाइल्स। ये न्यूज थी वहां पर। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास तीन टर्म है, डायापॉज, हाइबरनेशन एंड ब्रूमेशन। तो मैंने सोचा क्यों ना हम तीनों को एक साथ कर लेते हैं, बार बार अगर वो आएंगे तो अलग अलग क्यों पढ़े, अभी के अभी इनको हम फिनिश ही कर लेते हैं। तो केवल ब्रूमेशन के बारे में पढ़ने के बजाय हम तीनों पढ़ेंगे, डायापॉज, हाइबरनेशन एंड ब्रूमेशन। So they all are states of dormancy observed in the animal kingdom, allowing various species to survive adverse environmental conditions. ठीक है, क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है ये देख लेते हैं। Diapause की, so it is a period of suspended development in insects, arachnids and some other invertebrates, often triggered by changes in environmental conditions such as temperature, daylight length and availability of the food. ठीक है, तो डायापॉज क्या बता रहा है आपका, जो डेवलपमेंट है किसी भी इंसेक्ट में हो, चाहे आपका अरेक्निड हो या फिर कुछ और अदर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। क्या करता है कि डेवलपमेंट उनका सस्पेंड हो जाता है, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या करते हैं, वो अपने ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, इट इज अ वे टू एंड्योर अनफेवरेबल कंडीशंस, किस लिए, ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें भी वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अगर बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो इट कैन ऑकर एट वेरियस लाइफ स्टेजेस। कौन कौन से, चाहे वो एग हो, लार्वा, प्यूपल या एडल्ट हो। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मतलब आपका मेच्योर एज है वो होना जरूरी है ना। डायापॉज में क्या है, डायापॉज किसी भी स्टेज पर हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जाहिर सी बात है तीनों कंडीशन में ही आपके, चाहे वो डायापॉज हो, चाहे हाइबरनेशन हो या ब्रूमेशन हो, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है अगर उसको ही मतलब नहीं रोका जाएगा या रिड्यूस नहीं किया जाएगा तो आप इन तीनों में से कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड इज नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू टेम्परेचर अलोन। केवल टेम्परेचर से ही ये अकेला संबंधित नहीं है कि टेम्परेचर घट गया, ये बढ़ गया तो उसके बाद में क्या है, डायापॉज की कंडीशन आ जाएगी। The onset and termination of diapause are often genetically programmed. ये कैसा होता है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, ऑटोमेटिक वो डायापॉज में चले जाते हैं। एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल क्यूज। जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन उनको मिलती है, उनको लगता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, फूड की स्कार्सिटी हो गई या कोई भी रीजन है ना, तो उससे क्या करेंगे, मान के चलो डे लाइट जो लेंथ है वो ज्यादा बढ़ने लगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, वो अपने आप को डायापॉज की कंडीशन में ले आएंगे। ठीक है, बात करें अगर हम हाइबरनेशन की, सो इट इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑब्जर्व्ड इन ममल्स एंड सम बर्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा ममल्स में भी है और कुछ बर्ड्स में भी है। कैरेक्टराइज्ड बाय द लो बॉडी टेम्परेचर, स्लो ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट एंड लो मेटाबॉलिक रेट। इट इज प्राइमरली अ रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर्स एंड फूड स्कार्सिटी इन विंटर।
ठीक है। नॉर्मली या प्राइमरली ये किस वजह से होता है, या तो कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है या फिर फूड स्कार्सिटी की वजह से होता है। ठीक है। अगर बात करें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो एनिमल्स इन हाइबरनेशन विल नॉट ईट और ड्रिंक एंड रिलाई ऑन फैट रिजर्व्स अकोमुलेटेड बिफोर एंटरिंग दिस स्टेट। वो खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, रिलाई किस पे करेंगे, जीवित किस पे रहेंगे, जो उन्होंने फैट रिजर्व किया है, ठीक है, इस स्टेट में आने से पहले। ठीक है। Hibernation can last for several months, during which the animal's physiological state is significantly reduced to conserve energy. ठीक है, सीधी सी बात है। बात करें अगर हम ब्रूमेशन की, सो इट इज ए स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी सिमिलर टू हाइबरनेशन बट ऑब्जर्व्ड इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये किनमें पाया जाता है, रेप्टाइल्स में या फिर एम्फीबियंस में। इट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड वेदर एंड रिड्यूस्ड डे लाइट आवर्स। ये कब होता है, या तो कोल्ड वेदर में होता है या फिर जो डे लाइट आवर्स वो रिड्यूस हो जाती हैं तब होता है। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो ड्यूरिंग ब्रूमेशन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखो, आप अगर देखो तीनों कंडीशन में क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव बट मे वेक अप टू ड्रिंक वाटर। लेकिन आप देखो यहाँ पर क्या था, हाइबरनेशन कंडीशन में क्या थी, आपका विल नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग, है ना, वो ना तो कुछ खाएंगे ना ही पानी पिएंगे। ठीक है। कहाँ पर रिलाई करेंगे, केवल फैट रिजर्व पर, फैट रिजर्व जो है उनके पास उसी पर रिलाई करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखो ब्रूमेशन में, सो मे वेकअप टू ड्रिंक वाटर, देखो डिफरेंसेस हैं जो क्रिएट किया जा सकते हैं, ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं। ठीक है। दे जनरली डू नॉट ईट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड सीक शेल्टर इन स्टेबल वार्मर माइक्रो हैबिटेट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टार नोवा। थैंक यू।